हेलो स्टूडेंट्स, हम लेसन 11 लोकतंत्र का विचार एवं विस्तार पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम ये देखेंगे सैनिक शासन व लोकतंत्र का संघर्ष। किस तरीके से जो सैनिकों का जो शासन था वो कैसा था, और देखना ये है कि लोकतंत्र के प्रति किस तरीके से संघर्ष किया गया उसकी प्राप्ति के लिए। इसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए बुक की ओर ध्यान देते हैं और देखते हैं कि क्या बतलाया गया है। म्यांमार में सैनिक शासकों ने जनता को यह दिखाने का प्रयास किया कि वे जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने उद्योगों एवं खदानों को एकीकृत कर दिया गया। जो म्यांमार में किसका शासन चल रहा था, इसके पिछले वीडियो में हमने ये भी देखा कि जो म्यांमार में जो शासन चल रहा था वो सैनिकों का शासन हो चुका था। तो इसमें हमें ये देखना है कि जो सैनिकों का शासन जो जनता को दिखाने का प्रयास किया जा रहा था, क्या वो जनता के हित के लिए कार्य कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने जो उद्योगों का किस तरीके से जो सैनिक शासन थे वो क्या कर रहे थे, उद्योगों एवं खदानों को एकीकृत कर रहे थे। राष्ट्रीय एकीकरण कर दिया गया। परिणाम यह निकला कि देश के सभी संसाधनों का अधिकार सेना के हाथों में आ गया। तो इस तरीके से क्या होने लगा कि जो सैनिकों के शासन किया जा रहा था, जो जनता को यह दिखाने का प्रयास भी किया जा रहा था, तो उसका परिणाम यह निकला कि देश के जो संसाधन थे, जो देश में जितने भी तरीके से संसाधन प्राप्त होते थे, उन संसाधनों का अधिकार अब किसके हाथों में हो गया, सेना के हाथों में आ गया। जहां लीबिया में सेना के शासन ने देश की प्रगति एवं कल्याण हुआ, वहीं म्यांमार में कोई प्रगति नहीं हुई और म्यांमार आर्थिक रूप से निर्धन देश बनता चला गया। जहाँ पे क्या हो रहा था कि लीबिया की जो सेना थी, सेना के शासक ने देश के क्या किया, देश की प्रगति और विकास के लिए, वहाँ के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने कार्य किया। तो वहीं म्यांमार में कोई प्रगति नहीं की गई, कोई विकास नहीं किया गया। इससे क्या हुआ कि म्यांमार की जो आर्थिक स्थिति थी वो दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती गई। देश क्या हो गया, कमज़ोर होता गया, निर्धन हो गया, गरीब होते गया। किसानों को अपनी संतान सेना के हाथों में बेचनी पड़ती थी। स्थिति ऐसी आ गई कि जो किसान थे उन लोगों को अपनी संतान, अपने बच्चों को किसके हाथों में, सेना के हाथों में बेचना पड़ता था। गरीबी के कल्याण के कारण उन्हें खेतों में मजदूरी में काम करना पड़ता था। जो सैन्य अधिकारी सरकार चला रहे थे, उन्हें यह आरोप लगा कि वे मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। जो गरीबों के कल्याण के कारण, गरीबी के कारण क्या हो रहा था कि खेतों में लोग मजबूरीवश क्या कर रहे थे, काम करना पड़ता था। जो सैन्य अधिकारी क्या करते थे कि उन्हें परेशान करते थे और सरकार उनके द्वारा ही शासन चल रहा था, सैन्य अधिकारियों के द्वारा ही। वो उन पर यह अधिकार लगा रहे थे कि मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहे थे। उन पर ये मतलब किस तरीके से जो गरीब किसान थे या गरीब लोग थे वो खेतों में काम करने के लिए एक तो मजबूर थे, साथ ही साथ जो सैन्य अधिकार थे उन पर एक तो ऐसे सरकार चला रहे थे और साथ ही साथ उन पर क्या किया जा रहा था, आरोप लगाया जा रहा था, जिससे क्या हो रहा था, उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा था। नागरिकों को उनके घरों से बेदखल कर दूसरे स्थानों पर भेज रहे थे। श्रमिकों से जोर जबरदस्ती काम करवा रहे थे एवं बाल श्रमिकों पर अत्याचार कर रहे थे। मतलब जो मानव अधिकार थे उनका उल्लंघन बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिससे क्या हो रहा था, यहाँ पे जो नागरिक थे उन्हें अपने ही घरों से उन्हें बेदखल कर दिया जा रहा था, उन्हें अपने घरों में रहने नहीं दिया जा रहा था, साथ ही साथ उन्हें दूसरी जगह उन्हें भेज दिया गया। जो श्रमिक थे उन्हें जबरदस्ती क्या किया जा रहा था, काम करवाया जा रहा था, और साथ ही बाल श्रमिक जो छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं उनके ऊपर भी क्या हो रहा था, अत्याचार कर रहे थे। म्यांमार में छात्रों द्वारा ही अधिकतर विरोध प्रदर्शन किया जाता था, जिसे सेना द्वारा कुचल दिया जाता था। सन 1988 में सेना के खिलाफ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसे सेना ने बड़ी निर्ममता से कुचल दिया। म्यांमार में क्या हो रहा था कि जो छात्रों के द्वारा ही, अधिकतर जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनके द्वारा क्या हो रहा था, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, बताया जा रहा था।
जिससे भी क्या करी थी, सेना उन्हें कुचल दिया जाता, मतलब उन्हें दबोच दिया जाता था। तो इस तरीके से सन 1988 में भी क्या होने लगा कि सेना के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन किया गया उनके विरोध के में। तो उसमें भी सेना ने बड़ी निर्ममता से, मतलब बड़ी निर्दयता से उन्हें क्या किया गया, कुचल दिया गया। हजारों प्रदर्शनकारी मारे गए, मतलब इतनी निर्दयता से उन्हें मारा गया, जिससे जितने भी हजारों जो प्रदर्शनकारी थे, विरोधी प्रदर्शनकारी थे, उन्हें मार डाला गया। वहीं सेना ने एक दल ने शासन अपने हाथ में ले लिया, जिससे चुनाव करवाने का वचन लिया। इस समय म्यांमार में आंग सान सू की ने देश के राजनीतिक सुधार के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। तब से सू की वहाँ के लोकतंत्र के संघर्ष की प्रमुख नेता बन गई। तो जो यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी थे, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनके खिलाफ क्या हो रहा था, उन्हें मार डाला जा रहा था। तो ऐसे स्थिति में वहाँ के सेना के दल के एक शासक ने क्या कर लिया, ये जो सारी स्थिति जो हो रही थी उसे अपने हाथों में ले लिया और उन्होंने क्या किया, चुनाव करवाने का वचन दिया कि जो चुनाव प्रक्रिया होगी वो आगे होगी। उस समय क्या हो रहा था, उस समय जो शासन चल रहा था म्यांमार में, वो किसका था, आंग सान सू की, जो कि देश के क्या थे, राजनीतिक सुधार के लिए क्या कर रहे थे, आंदोलन उन्होंने प्रारंभ किया था। तभी से वहाँ पे क्या शासन हो रहा था, सू की वहाँ के लोकतंत्र के संघर्ष, मतलब जो लोकतंत्र की प्राप्ति थी उसके लिए संघर्ष करने की एक प्रमुख नेता के रूप में वो बन गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चित्र में 11.3 में दिखाया गया है आंग सान सू की, जो वहाँ के लोकतंत्र के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया हुआ। म्यांमार के शासकों ने सन 1990 में चुनाव घोषित किया। तो म्यांमार के जो शासक थे उन्होंने 1990 में चुनाव की जो प्रक्रिया थी उसके बारे संबंधित घोषणा शुरू कर दी। इस चुनावों में एक राजनीतिक दल नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने 80% के भारी मतों से चुनाव में जीत हासिल की, जबकि उनके नेता सू की जेल में थी। मतलब वहाँ जो चुनाव प्रक्रिया होती है वो उसमें भारी मतों से क्या है, 80% से भारी मतों से क्या हुए, चुनाव प्रक्रिया में जीत हासिल की। जबकि जो नेता जो थे सू की, जिसे क्या कर दिया गया था, जेल में डाल दिया गया था। सेना ने उन्हें रिहा करने से मना कर दिया, मतलब उन्हें रिहा नहीं की गई और उनके दल को सरकार बनाने की अनुमति नहीं थी। जो सू की द्वारा जो उन्होंने लोकतंत्र के लिए संघर्ष किए हुए थे, जो की थी, तो उसके संबंध में क्या कि जो सरकार थी वो नहीं चाहती थी कि सू की सरकार बने, या उसके द्वारा जो जनता के प्रति जो उनका संघर्ष था, वो जो शासन बनने जा रही थी वो उसकी सरकार बनने की उसे अनुमति नहीं दी गई। चुनाव खत्म होने के बाद सेना ने उन्हें जेल से निकालकर उनके घरों में नज़रबंद कर दिया गया, जहाँ से वह ना तो बाहर घूम सकती थी और ना ही किसी से बात कर सकती थी। तो चुनाव प्रक्रिया तो तब तक तो उन्हें जेल में ही रखा गया, लेकिन उसके बाद जब चुनाव खत्म हो जाने के बाद भी जब उन्हें जेल से बाहर निकाला गया तो उसे घरों के अंदर ही बंद करके, जिसे नज़रबंद कहा गया, तो घरों के अंदर ही उसे बंद करके रखा गया, जहां वो ना तो घूम सकती थी और ना ही किसी से बात कर सकती थी। उन्हें अपने पति के अंतिम संस्कार में भी भाग लेने नहीं दिया गया और ना ही अपने दोनों बेटों से मिलने दिया गया। तो इस तरीके से जो वहाँ शासन जिसकी सरकार बनी, उन्होंने कहना चाहिए कि उन्हें क्या है, उनके पति की मृत्यु के टाइम भी उन्हें उस अंतिम संस्कार में भाग होने का ना मौका दिया और ना ही उन्हें अपने बच्चों से मिलने का मौका दिया गया। विश्व में लोकतांत्रिक देश ने म्यांमार के सैन्य सरकार पर जोर डाला कि वे अपने देश में जेलों में बंद सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करे तथा वहां लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करे। जो यहाँ पे विश्व के जो लोकतांत्रिक देश ने क्या किया, म्यांमार के जो सैन्य सरकार थी, जहाँ पे म्यांमार में सैन्य सरकार जो चल रही थी, उस पर दबाव डाल करके कहा गया कि वो अपने देश में जितने भी राजनीतिक कैदियां हैं उन्हें क्या कर दिया जाए, रिहा कर दिया जाए।
छोड़ दिया जाए और वहाँ पर क्या हो, लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव डालने हेतु सभी देश ने म्यांमार के व्यापारिक संबंध तोड़ दिए। तो इस दबाव को मतलब वहाँ उसे विवश किया जाने लगा कि जिससे वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार स्थापित हो सके। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दबाव डाला गया कि सभी देशों ने क्या कर लिया, म्यांमार से जो व्यापारिक संबंध था उसे तोड़ दिया। इस कारण म्यांमार ना तो आयात कर सकता था और ना ही निर्यात कर सकता था। इस अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण म्यांमार ने सैन्य शासन की अपनी नीति में कुछ बदलाव करने पड़े। तो इस तरीके से जो म्यांमार में जो सैन्य शासन सरकार जो चल रही थी उसके खिलाफ क्या होने लगा, उसे बहुत दबाव डाला गया कि किसी भी तरीके से म्यांमार में जो सैन्य शासन की जो नीति है उसमें उन्होंने क्या किया, परिवर्तन किया उन्हें। लेकिन अभी भी क्या है, वहाँ लोकतांत्रिक शासन की जो स्थापना की जा रही थी वो नहीं हो पाई, बल्कि जो सैन्य शासन की जो नीति थी, नियम थे, उसमें परिवर्तन किया गया। अब आगे देखेंगे म्यांमार में बदलाव। जनरल थिन सेन 2007 में USDP से प्रधानमंत्री बने। सन 2008 में म्यांमार में कई तरह के बदलाव हुए, जैसे लोकतंत्र की स्थापना के लिए सैनिक शासन ने जनमत संग्रह का आदेश दिया, परंतु जनमत संग्रह नहीं कराया गया। यहाँ 2007 में जब जनरल थिन ने 2007 में USDP से क्या बन गया, प्रधानमंत्री बने। और सन 2008 में म्यांमार में विभिन्न तरह के क्या हुए, बदलाव शुरू हो गए, जिसमें क्या हुआ कि लोकतंत्र की स्थापना के लिए जो सैनिक शासन ने क्या किया, जनमत लोगों का मत संग्रह का उन्होंने संग्रह मतलब एकत्रित करने का आदेश दिया, परंतु जो जनमत संग्रह थी वो क्या हो पाई, नहीं कराया गया। देश को नया नाम बर्मा से बदलकर म्यांमार रखा गया। यहाँ पे क्या हुआ, देश का जो नाम था, नया नाम बर्मा से बदल करके था, उसे फिर से क्या रख दिया गया, म्यांमार रखा गया। सन 2010 में संयुक्त राष्ट्र संघ की देखरेख में म्यांमार में चुनाव हुआ। ये किसके, 2010 में संयुक्त राष्ट्र संघ की देखरेख में, उसकी निगरानी में म्यांमार में क्या हुआ, चुनावी प्रक्रिया हुई। सू की को नज़रबंद ही रखा गया और चुनाव में भाग लेने नहीं दिया गया। उन्हें चुनाव प्रक्रिया पूरे होने के बाद ही घर से बाहर निकाल दिया गया। जो यहाँ पे इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि जो चुनावी प्रक्रिया के तहत में जो सैन्य सरकार जो चल रही थी म्यांमार में, उस वक्त भी सू की को क्या कर दिया गया था, नज़रबंद रखा गया। लेकिन अभी भी जो चुनावी प्रक्रिया हो रही थी, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की देखरेख में की जा रही थी, उस समय भी सू की को नज़रबंद रखा गया चुनावी प्रक्रिया, और ना ही उसे चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने दिया गया। उनकी पार्टी NLD ने विरोध स्वरूप चुनावों में भाग लेने से मना कर दिया। परिणाम यह निकला कि सेना द्वारा सहायता प्राप्त यूनियन सॉलिडेरिटी एवं डेवलपमेंट पार्टी ने यह चुनाव जीत लिया। उन पर चुनाव में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। इस तरह म्यांमार में सेना का शासन समाप्त हो गया और वहां के नए राष्ट्रपति कौन थे, तेन सेन बन गए। फिर भी वहां सरकार पर सेना का ही नियंत्रण था। मतलब कहना का मतलब ये हुआ कि जो म्यांमार में जो सैन्य शासन जो चल रही थी वो बहुत ही क्या कहना चाहिए, मजबूती तौर से चल रही थी, जिसे हटाना इतना आसान नहीं था। यहाँ इन सब विरोध के बावजूद भी क्या है, सेना सहायता के द्वारा ही क्या होने लगा था, जो यूनियन सॉलिडेरिटी एवं कॉन्फ्लिक्ट डेवलप पार्टी के द्वारा क्या है, चुनाव जो प्रक्रिया जीत ली गई थी। उस समय भी क्या होने लगे थे कि चुनाव में काफ़ी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। लेकिन जो सैन्य शासन व्यवस्था थी या सेना का जो शासन था वो समाप्त तो हो गया, लेकिन फिर भी एक नए राष्ट्रपति वहाँ बने जो तेन सेन थे, उनके द्वारा भी जब उनका शासन सरकार स्थापित हुई तो भी वहाँ सेना का जो नियंत्रण था अब भी उन्हीं का ही चल रहा था। विश्व के अधिकांश देशों ने इस चुनाव को मान्यता नहीं दी। सन 2011 में म्यांमार में 45 सीट के लिए उपचुनाव हुए। इस चुनाव में सू की पार्टी NLD ने भी भाग लिए और 43 सीटें जीत ली। मतलब 2011 में जब 45 सीटों के में जो उपचुनाव किए गए, उसमें क्या है, उस चुनाव में जो सू की जो पार्टी थी NLD, उन्होंने भाग लिया, जिसमें 43 सीटों से वो क्या है, जीत ली।
सू की का आज़ाद होना और उनकी पार्टी का चुनावों में भाग लेना म्यांमार में लोकतंत्र की शुरुआत की निशानी थी। अब क्या है, सू की के द्वारा अब वो आज़ाद हो चुकी थी, अब उनकी सत्ता पार्टी चुनाव में भाग लेने लगी और म्यांमार में लोकतंत्र की एक शुरुआत हो चुकी थी। 2015 के आम चुनाव में घोषित चुनाव प्रक्रिया के अनुसार सू की पार्टी को दोनों सदनों में पूर्ण बहुमत मिला। 2015 में क्या हुआ, जब आम चुनाव की जो घोषणा चुनाव में परिणाम आए तो उसमें भी क्या हुआ कि सू की जो पार्टी थी वो दोनों सदनों, दो सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन, दोनों सदनों से उन्हें क्या मिला, बहुमत मिला। 15 मार्च 2016 में श्री क्वा के शपथ ग्रहण के साथ म्यांमार में लोकतंत्र प्रक्रिया और सुदृढ़ हो गई। तो इस तरीके से क्या हुआ कि 2016 में जब श्री क्वा के द्वारा शपथ ग्रहण किया गया और उसके साथ ही म्यांमार में क्या हुआ, लोकतंत्र की जो शासन प्रणाली होती है, प्रक्रियाएं होती हैं, वो सुदृढ़ हो गई, मजबूत हो गई। अब हम आगे देखेंगे लीबिया एवं म्यांमार की तुलना। हमने वर्तमान में हुए दो लोकतांत्रिक संघर्षों के विषय में पढ़ा है। यूँ तो दोनों देश अलग अलग हैं, किंतु वहाँ के लोग जो चाहते थे उसमें समानताएं थी। ये लीबिया और म्यांमार की तुलना के बारे में बतलाया गया है कि किस तरीके से जो वर्तमान में हो रहे, जो लोकतंत्र के प्रति क्या थे, लोगों में संघर्ष चल रहा था। तो उस संघर्ष को लेकर के तो दोनों देश तो अलग अलग थे, मतलब जो लोकतंत्र की जो व्यवस्थाएं थी या शासन चल रही थी वो अलग अलग थी, लेकिन लोग जो चाहते थे वो उनमें काफ़ी समानताएं थी दोनों के में, लीबिया और म्यांमार में। तो देखना यह है कि क्या क्या तुलनात्मक देखने को मिलते हैं, क्या समानताएं देखने को मिलती हैं। लीबिया में कल्याणकारी कार्य किए गए जिसमें जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया गया। लीबिया में जो जनता के कल्याणकारी कार्य के लिए जो आवश्यक चीज़ें थी उसका पूरा ध्यान रखा गया। उन्हें अपना जीवन स्तर शिक्षा एवं नौकरियों द्वारा सुधारने के मौके दिए गए। वहाँ पे क्या होने लगे कि जो अपने जीवन स्तर था लीबिया के बारे में कि किस तरीके से वो अपने जीवन स्तर को आगे बढ़ा सकते हैं, शिक्षा के माध्यम से और नौकरियों के माध्यम से भी उन्होंने सुधारने का मौका उन्हें दिया गया। म्यांमार में भी कुछ कल्याणकारी कदम उठाए गए एवं भूमि सुधार के कानून भी बनाए गए। वहाँ भी कुछ कल्याणकारी लोगों के हित में कार्य किए गए, कदम उठाए गए, जिसमें क्या हुआ गया वह ये कि जो भूमि सुधार थे उस कानूनों में भी परिवर्तन किए गए। सेना ने देश के संसाधनों और निवासियों का शोषण किया, जिससे वहाँ की जनता को निर्धनता से गुजरना पड़ा। जो सेना ने देश के संसाधनों, सेना जो थी वो देश में जो भी संसाधन प्राप्त होती थी और जो निवासियों मतलब वहाँ के रहने वाले लोगों पर उन्होंने क्या किया, शोषण किया और वहाँ की जनता को क्या होना पड़ा, गरीबी से गुजरना पड़ा। दोनों देशों के शासक ऐसे थे जिन्हें सेना का पूरा सहयोग मिला। उन्होंने देश में स्वतंत्र चुनाव होने नहीं दिए और न ही स्वतंत्र राजनीतिक दल बनने दिए। ये क्या हो रहा था, जो देश में दोनों देशों में जो शासन थी वो ऐसे थी कि वो वहाँ क्या हो रहा था, सेना का पूरा सहयोग दिया जा रहा था। उन्होंने देश में स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र मतलब होने नहीं दिया गया और ना ही वहाँ स्वतंत्र रूप से जो राजनीतिक शक्तियाँ होती है, ताकत होती है, दल होती है, उनका जो संगठन होता है वो भी वहाँ ना ही स्वतंत्र रूप से बनने दिया गया। उन्होंने चुनाव में जीतने वालों को सरकार बनाने का भी अवसर नहीं दिया। जो भी वहाँ चुनाव में प्रक्रियाएं होती थी उन्हें भी क्या है, सरकार बनाने का अवसर या मौके उन्हें नहीं दिए गए। इन तानाशाहों ने लोगों को अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता और कोई संस्था बनाने की भी अनुमति नहीं दी गई। मतलब कहना चाहिए लीबिया और म्यांमार में क्या है, सैन्य शासन थी, उन्हीं का ही तानाशाह चल रहा था। उन्हीं के द्वारा अपनी इच्छा अनुसार उनके द्वारा शासन किया जा रहा था, जिसमें क्या हो रहा था, लोगों को अपने विचार प्रकट करने, अपने सोच विचार को व्यक्त करने की और साथ ही स्वतंत्रता के प्रति और के लिए उन्हें ऐसी कोई संस्था, पार्टी, दल बनाने की भी अनुमति नहीं दी गई। सरकार का विरोध करने की भी आज़ादी नहीं थी। अगर सरकार उनके साथ कुछ गलत करती है या जनता पर कुछ गलत करती है तो उसके विरुद्ध भी आवाज़ उठाने की भी उन्हें अनुमति या आज़ादी नहीं दी गई। म्यांमार लीबिया से अलग था। म्यांमार में
शासन लोकतंत्र से प्रारंभ हुआ और सेना के हाथों में चल रहा था। जो म्यांमार था वो किससे था? लीबिया से अलग था। जो म्यांमार में जो शासन चल रही थी लोकतंत्र से प्रारंभ हुआ था और वो किसके हाथों में थे? सेना के हाथों के, सेना के द्वारा शासन चल रहा था। वहीं लीबिया में राजतंत्र से खत्म होकर सैन्य शासन लागू हो गया। ये लीबिया के बारे में कहा गया कि वहाँ राजतंत्र, जो राजा के द्वारा जो शासन चल रहा था वो तो खत्म हो गया, लेकिन उसका स्थान कौन ले लिया? सैन्य शासन वहाँ पे लागू हो गई। दोनों देशों ने एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कोई भी परिस्थिति नहीं थी। दोनों देश राजनीतिक एवं नैतिक रूप से भिन्न थे। जनता एवं शासन वर्ग का किसी मिले जुले राजनीतिक समझौते पर आना आसान नहीं था। यहाँ दोनों देशों के साथ स्वस्थ रूप से मतलब अच्छे एक लोकतंत्र के लिए कोई भी परिस्थिति नहीं थी कि जिस तरीके से लोकतंत्र की वहाँ व्यवस्था हो सके। दोनों देशों के साथ ये भी थी कि वो राजनीतिक और नैतिक अच्छी चीज़ों के स्वरूप में वो क्या थे? भिन्न थे। जनता एवं जो शासन वर्ग थे, जो शासन कर रहे थे, वो किसी मिले जुले या राजनीतिक समझौते पर उन्हें आना या अच्छे वर्गों को ऊपर लाना वहाँ पे कोई आसान कार्य नहीं था या आसान नहीं था, संभव नहीं था। दोनों देश के लोग चाहते थे कि उनके देशों में ऐसी सरकार बने जो जनता द्वारा स्वतंत्र रूप से चुनी गई हो। यहाँ के लोग अपने विचार को प्रकट करने की स्वतंत्रता चाहते थे, किसी गलत बात का विरोध करने का हक चाहते थे। वे ऐसे राजनीतिक दल चाहते थे जो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। मतलब कहना चाहिए लीबिया और म्यांमार दोनों देशों के लोग क्या चाह रहे थे कि ऐसी सरकार वहाँ पे गठित हो या जनता के द्वारा चुनी गई ऐसी शासन स्थापित हो, स्वतंत्र रूप से चुनी गई हो। जो वो लोग साथ ही साथ ये भी चाहते थे कि उन्हें अपने जो भी विचार हैं उसे प्रकट करने का उन्हें आज़ादी मिले, स्वतंत्रता मिले, और साथ ही जो भी गलत हो रहा है उसके विरुद्ध उन्हें उसका विरोध करने का भी हक चाहते थे। और साथ ही साथ वो ऐसे दल चाहते थे जिससे वो स्वतंत्र रूप से क्या कर सके? कार्य कर सके। दोनों देशों ने शासन को बहुत अधिक केंद्रीकृत किया हुआ था, जिसकी वजह से संतुलित विकास संभव नहीं था। ये लगातार बढ़ते भ्रष्टाचार से भी बुरी तरह प्रभावित थे। दोनों देशों के पास क्या थे? जो शासन थी वो अधिक केंद्रीकृत थी, मतलब केंद्र के द्वारा शासन थी, जिसकी वजह से वहाँ किसी भी तरीके से संतुलित विकास का हो पाना असंभव था। इससे चलते साथ ही साथ क्या हो रही थी? लगातार भ्रष्टाचार बढ़ती जा रही, जो बुरी तरीके से प्रभावित हो चुकी थी। भ्रष्टाचार की वजह से आम लोगों के रोजमर्रा के सरकारी कार्य भी सामान्य ढंग से नहीं चलते थे, जिसकी वजह से लोगों में निराशा, गुस्सा तथा विद्रोह की भावना लगातार बढ़ने लगी। लोगों को यह विश्वास होने लगा कि उनकी मुश्किलों के हल लोकतंत्र में ही संभव है। मतलब इतनी अधिक भ्रष्टाचार बढ़ चुकी थी कि उनकी जो सामान्य जिंदगी थी, सामान्य जो लोग थे, इस भ्रष्टाचार की वजह से रोजमर्रा मतलब रोज की दिनचर्या में उन्हें जो भी कार्य करने पड़ते थे, सरकारी या अपने जो स्वयं के कार्य भी होते थे, वो सामान्य तरीके से नहीं चलते थे। जो दिनचर्या प्रतिदिन की जो रूटीन होती है वो सामान्य तरीके से नहीं होती थी, जिसकी वजह से लोगों में आक्रोश होता था, निराशा होती थी, गुस्सा होती थी, विद्रोह करने की ये भावना लगातार उनके अंदर क्या हो रही थी? बढ़ती ही जा रही थी। लोगों में यह विश्वास होने लगा कि हम ये जो लोग थे वो सही ढंग से चलने के लिए उनकी मुश्किलों का हल क्या हो सकता है कि जब तक उन्हें एक ऐसे लोकतंत्र की स्थापना नहीं होगी तब तक ये सब संभव नहीं हो सकता है। हमने यहाँ लीबिया और म्यांमार की घटनाओं द्वारा पिछले कुछ दशकों में लोकतंत्र के विस्तार के लिए होने वाले संघर्षों को समझने का प्रयास किया। मतलब जो लीबिया और म्यांमार में जो भी घटना हो रही थी पिछले जो दशक में बताया गया, मतलब पिछली जो स्थिति के बारे में जो किससे संबंधित थी? लोकतंत्र की जो विस्तार, जिसका फैलाव वो चाहते थे, उसके लिए वो संघर्ष को समझने का प्रयास किया गया कि किस तरीके से देश में लोकतंत्र की स्थापना की जाए। 20वीं शताब्दी में लोकतांत्रिक सरकारों की मांग अनेक देशों में कई रूपों में बढ़ रही थी।
जो 20वीं सदी में जो लोकतांत्रिक जो सरकार की जो मांगे थी वो अनेक देशों में, मतलब और भी देश थे वहाँ पे इसकी लोकतांत्रिक सरकार की जो मांगे थी, ज़रूरतें थी, वो बढ़ती ही जा रही थी। उपनिवेशवाद से स्वतंत्र होने वाले अधिकतर देशों में अपने लोकतांत्रिक सरकारें की स्थापना हुई। जहां लोकतंत्र स्थायी नहीं बन सका वहां अभी भी लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष चल रहे हैं। ये उपनिवेशवाद से स्वतंत्र होने के बाद जब मतलब दूसरे देशों के माध्यम से जब वहाँ देश में, कमज़ोर देश में या फिर जहाँ से संसाधन के दृष्टिकोण से उस पर शोषण किए जा रहे थे, उस स्थिति से जब उन्हें स्वतंत्र होने का जब अधिकार अधिकतर देश से जब मिले तो वो क्या स्वतंत्र मिले गए, तो उस स्थिति के बाद वो क्या चाह रहे थे कि उनके देशों में लोकतंत्र की सरकारें स्थापित हो। तो उसके लिए वो कहीं हुई तो कहीं पे क्या है, उसके संबंध में स्थायी रूप से लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष बने रहे और वो कोशिश करते रहे। आज के इस दौर में किसी भी देश के नागरिक किसी राजा या तानाशाह का शासन स्वीकार करना नहीं चाहते थे। मतलब आज के दौर में, मतलब आज की स्थिति में कोई भी देश के जो लोग हैं वो राजा या तानाशाह, किसी भी राजा के द्वारा तानाशाह मतलब अपनी इच्छानुसार जो शासन करने वाला ऐसा शासन को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। अब आगे हम देखेंगे नोबेल पुरस्कार। सन 1991 में सू की को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, जबकि वे नज़रबंद थी। उनकी अनुपस्थिति में उनके पुत्र ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त करते हुए भाषण दिए गए। उसके कुछ अंश निम्नलिखित हैं। यहाँ पे सन 1991 में सू की को क्या है, शांति के लिए उन्हें क्या मिला गया, नोबेल पुरस्कार किया गया। जबकि ये भी बताया गया कि सू की को क्या, हमने ये भी पढ़ा कि सू की को क्या किया गया था, नज़रबंद किया गया था। तो उनकी अनुपस्थिति में उनके पुत्र ने नोबेल पुरस्कार जब प्राप्त किया उस वक्त उन्होंने भाषण दिया था। तो उसके संबंध में कुछ यहाँ बातें बतलाई गई है उनके द्वारा बातें। वह यह भाषण कुछ इस तरह देंगी कि वह नोबेल पुरस्कार को अपने लिए नहीं बल्कि अपने देशवासियों के नाम पर देंगी। उनको जो भाषण देने का देंगी तो वो नोबेल पुरस्कार को अपने लिए नहीं बल्कि मतलब अपने स्वयं के लिए नहीं बल्कि वो किसके लिए देती है, देशवासियों के नाम कर देंगी। यह पुरस्कार भी उन्हीं का है। बर्मा म्यांमार में अनेक वर्षों से एक लंबा संग्राम चल रहा है जो कि शांति, स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र के लिए है। उसमें जीत भी उन्हीं की होगी। मेरे अपने विचार में वे अपने समर्पण और त्याग की एक ऐसी निशानी बन गई जिनके द्वारा आप बर्मा के नागरिकों की दुर्दशा देख सकते हैं। गांव में रहने वाले लोगों की दुर्दशा, युवा लोगों की परेशानियां, जो बर्मा की आशा है, जो बर्मा के जंगलों में भागकर छुप गए हैं और जिनकी मलेरिया से मौत हो रही है। कैदियों को जेल में यातनाएं दी जाती है। अंत में वह कहती है कि बर्मा में लोकतंत्र के लिए जो संघर्ष हो रहा है वह वहाँ के लोगों का संग्राम है, जिसके जरिए वे इस विश्व समुदाय में एक संपूर्ण और अर्थपूर्ण जीवन, स्वतंत्रता और बराबरी से जीना चाहते हैं। ये क्या थे, जो आंग सान सू की जो थी वो उनके द्वारा जो उनके विचार में जो थे वो जनता के प्रति किस तरीके से वो वहाँ जो स्थिति किस तरीके से दुर्दशा हुई, लोगों की परेशानी हुई, वो आगे चलकर ये आशा करती हैं, विश्वास करती हैं कि लोकतंत्र के लिए जो संग्राम हो रहा था, जो कहना चाहिए लोकतंत्र की जो स्थापना चाहते थे, उसके तहत क्या है, विश्व समुदाय में संपूर्ण रूप से अर्थपूर्ण जीवन, स्वतंत्र और बराबरी का हक वो जीना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों का लेसन यहीं तक समाप्त होता है। आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1, म्यांमार में अमेरिका ने दखल क्यों नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 2, म्यांमार में स्वतंत्रता के बाद भी लोकतंत्र सफल क्यों नहीं हुआ। ये आप लोगों के 2 क्वेश्चन होमवर्क है। आप लोग इसे क्वेश्चन समझिए, इनके आंसर लिखिए। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू स्टूडेंट्स।